11th ऑफ फरवरी, जी हाँ 11 फरवरी आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि इस दिन है आपके HCS का प्रीलिम्स। अब अगर आप एक बार HCS का सिलेबस कर चुके हो और बस रिवीजन अच्छे से करना चाहते हो तो आपकी हेल्प करने के लिए हम लेके आए हैं HCS 2023 रिवीजन बैच। इसमें हम आपके पूरे सिलेबस की रिवीजन करवाएंगे और मोर देन 5000 MCQs की प्रैक्टिस करवाएंगे। MCQ स्टैटिक पोर्शन से भी होंगे, करंट अफेयर से भी होंगे और हरियाणा जीके से भी होंगे। तो अगर आप प्रॉपर रिवीजन करना चाहते हो, HCS प्रीलिम्स क्लियर करना चाहते हो तो हमें इस नंबर पे कांटेक्ट करो। वी विल हेल्प यू आउट और आपकी रिवीजन प्लानिंग हम आज से ही स्टार्ट करवा देंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। Hello everyone and welcome to Chetan Bharat Learning. My name is Manish and in this video we are going to continue with our MCQ series for HCS. तो जैसा कि आपको पता ही होगा हम रोज 25 MCQ अलग अलग सब्जेक्ट से डिस्कस कर रहे हैं जिसके थ्रू आपकी HCS के एग्जाम के लिए रिवीजन हो सके। तो इस वीडियो में भी आज हमारा तीसरा दिन है जिसमें हम ये 25 MCQs डिस्कस करेंगे। So let's get started for discussion of the MCQs related to history, environment and ecology, geography, polity and science। तो पांच MCQs हम इन पांचों सब्जेक्ट से डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हिस्ट्री से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, the term Rashtra and territorial administration appeared in later Vedic period. Which of the following statements are correctly detailing the changes that took place in the later Vedic period? यानी कि यहाँ पे अभी राष्ट्र और टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन का कोई एज सच रेलेवेंस नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको पूरा का पूरा लेटर वैदिक पीरियड पे पूछा गया है। तो सबसे पहले आपने कोई भी जब इस तरह का स्टेटमेंट बेस्ड MCQ पढ़ना है तो एक वर्ड जो आपको नेसेसरीली अंडरलाइन या फिर राउंड ऑफ करना है, दैट इज वेदर द क्वेश्चन इज आस्किंग यू करेक्ट स्टेटमेंट्स और इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज यू विल एंड अप मार्किंग एग्जैक्टली ऑपोजिट आंसर डिस्पाइट द फैक्ट कि आपको आंसर पता है। राइट, लेट अस से किसी स्टेटमेंट में, किसी क्वेश्चन में 4 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं जिसमें से 1 और 2 जो है वो गलत है और 3 और 4 जो है वो सही है। आपने क्वेश्चन में लिखा हुआ पढ़ा दैट यू हैव टू मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स, तो आपने 1 और 2 आंसर मार्क कर दिया, लेकिन एक्चुअली मैं क्वेश्चन पूछ रहा था मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट्स, जो कि आंसर था 3 और 4। तो आपको पता है कि कौन सी 2 सही है, कौन सी 2 गलत है, लेकिन क्वेश्चन गलत पढ़ने की वजह से आपने वो आंसर गलत मार्क कर दिया, क्योंकि आंसर्स में उनमें से एक आंसर जरूर होगा जो कि आपकी कंफ्यूजन को एक्सप्लॉइट करने के लिए डाला गया होगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मार्क वेदर द क्वेश्चन इज आस्किंग यू करेक्ट और इनकरेक्ट। तो यहाँ पे करेक्ट पूछ रहा है तो वी विल प्रोसीड अकॉर्डिंगली। राइट, सो करेक्टली डिटेलिंग द चेंजेस दैट टुक प्लेस इन द लेटर वैदिक पीरियड। तो इनमें से क्या क्या सही है लेटर वैदिक पीरियड के लिए? फर्स्ट, रेगुलर आर्मी अपीयर्ड इन दिस पीरियड। बिल्कुल ठीक बात है। लेटर वैदिक पीरियड का पीरियड जो है ये अर्ली वैदिक पीरियड के बाद आता है। अर्ली वैदिक पीरियड को हम ऋग वैदिक पीरियड भी बोलते हैं और उसके बाद जो पीरियड आया दैट इज लेटर वैदिक पीरियड। तो इसके कुछ फीचर्स हैं, देखते हैं कौन कौन से सही हैं। रेगुलर आर्मी अपीयर्ड इन दिस पीरियड, एब्सोल्युटली करेक्ट है ये। शूद्रास नेवर पार्टिसिपेटेड इन रॉयल रिचुअल्स, ये भी करेक्ट है। उसका रीजन ये है कि लेटर वैदिक पीरियड तक आते आते कास्टिज्म जो था वो आना शुरू हो गया था। तो शूद्रास नेवर पार्टिसिपेटेड इन रॉयल रिचुअल्स। जो 4 वर्णास थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वो इस टाइम तक वो कैटेगराइजेशन हो चुकी थी सोसाइटी की और कास्टिज्म प्रेवलेंट हो चुका था। तो इसलिए रिचुअल्स में शूद्रास को पार्टिसिपेट करने की परमिशन नहीं होती थी। 4 आश्रम सिस्टम वॉज नॉट वेल एस्टैब्लिश्ड, ये बात भी ठीक है, वॉज नॉट वेल एस्टैब्लिश्ड। अब 4 आश्रम किन की बात कर रहे हैं हम? गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम यानी कि स्टूडेंट लाइफ जिसमें 25 साल की उम्र तक को गिना जाता था। सेकंड आपका आ जाता था इसमें गृहस्थ। फर्स्ट आपका आ जाता था योर
when a student is expected to excel in his studies only, so that is brahmacharya. So brahmacharya first. Second is grihast, in which the person is married and living that kind of life. Third is vanprasth, that is partial, you can say, giving up on the world. And then finally is your संन्यास आश्रम. तो 4 आश्रम जो हैं इसमें आपके कवर होते हैं, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास आश्रम. तो इनमें से ये सिस्टम अभी प्रॉपरली लेटर वैदिक पीरियड में एस्टैब्लिश नहीं हुआ था. इनमें से जो संन्यास आश्रम 4th आश्रम है, दिस वाज नॉट प्रॉपरली लेड आउट ड्यूरिंग दिस पीरियड. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है. क्वींस कुड टेक पार्ट इन कोरोनेशन सेरेमनी ऑफ किंग्स. लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे विमेन को इंफीरियर माना जाने लग गया था, लेकिन फिर भी कुछ क्वींस जो थी उनके हमें रिकॉर्ड मिलते हैं दैट दे डिड टेक पार्ट इन कोरोनेशन सेरेमनीज. तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. तो करेक्ट स्टेटमेंट्स ऑल 1, 2, 3 एंड 4 चारों स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट है. सो बी इज योर करेक्ट आंसर. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, Which of the following statements are correct? अब अगेन आपने जो करेक्ट वर्ड है उसको राउंड ऑफ कर देना है. रिगार्डिंग द एज ऑफ महाजनपदास. महाजनपदास, जब 16 महाजनपदास थे पूरे इंडिया में, उस वक्त में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है? फर्स्ट, ब्राह्मण्स एंड सेठीज were given revenue rights over the land received by them as grants. ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. ब्राह्मण, सेठीज और प्रीस्ट्स को कुछ लैंड दे दिया जाता था. इनफैक्ट रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को कुछ लैंड दे दिया जाता था, और उस लैंड से जो रेवेन्यू आता था वो भी उनको दे दिया जाता था. इनफैक्ट उस लैंड के ऊपर अगर कभी लेबर की जाती थी तो वो भी एज एन ऑफरिंग की जाती थी. तो ये बिल्कुल करेक्ट है. फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है. सेकेंड, ग्रामीणी was the leader of the tribal military unit only. Was not the leader of tribal military unit. Tribal military unit का लीडर होता था सेनानी, not ग्रामीणी. तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है. ग्रामीणी was the village head, ग्राम का जो हेड, ग्राम यानी विलेज का हेड. तो सेनानी जो था वो मिलिट्री यूनिट का हेड होता था. तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है. देन टैक्स वाज पेड बोथ इन कैश एज वेल एज काइंड. ये भी ठीक है. जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि जो रेवेन्यू आता था उस लैंड पे, वो उस पे लोग काम भी करते थे. सो इन काइंड ऑल्सो. और टैक्स भी कैश में भी और काइंड में दोनों तरीके से पे किया जाता था. एंड देन परिषद वाज अ बॉडी विच कंसिस्टेड ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू द 3 हायर वर्नास ओनली. नॉट नेसेसरीली द 3 हायर वर्नास ओनली. ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है. परिषद वो बॉडी होती थी जिसमें या तो ब्राह्मण्स होते थे या फिर स्कॉलर्स होते थे. अब वो स्कॉलर्स किसी भी वर्ना से हो सकते थे. सो नॉट नेसेसरीली फ्रॉम द हायर 3 वर्नास ओनली. दे वर ब्राह्मण्स एंड स्कॉलर्स. सो स्टेटमेंट 4 आपकी गलत हो जाती है. सो 1 and 3 आर करेक्ट स्टेटमेंट्स. तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा. उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऋग वैदिक सोसाइटी. अब ऋग वैदिक में मींस यहां पे अर्ली वैदिक पीरियड की बात हो रही है. अर्ली वैदिक पीरियड की, अर्ली वैदिक पीरियड या ऋग वैदिक पीरियड एक ही बात होती है. फर्स्ट स्टेटमेंट, व्रजपति एंजॉयड अथॉरिटी ओवर लार्ज लैंड एंड पास्चर ग्राउंड. ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है. व्रजपति जो है वो बहुत बड़े ग्राउंड के ऊपर अथॉरिटी रखता था, लैंड के ऊपर अथॉरिटी रखता था. सेकेंड स्टेटमेंट, बाली वॉज द कंपल्सरी ऑफरिंग्स. बली वॉज द कंपल्सरी ऑफरिंग्स रिसीव्ड बाय द ऑफिसर्स फ्रॉम द पीपल. ये बाद में हुआ, शुरू में ऐसा नहीं होता था. शुरू में दीज वर वॉलंटरी ऑफरिंग्स. These were voluntary offerings. तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है. थर्ड, there was no territorial administration system. ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि उस वक्त पेस्टरल सोसाइटी थी, एग्रीकल्चरल सोसाइटी थी, तो उसमें टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम अभी नहीं आया था. हेंस थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट. देयर वाज नो टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन. तो करेक्ट स्टेटमेंट्स हो जाएंगे आपकी
यहाँ पे पूछी गई है करेक्ट स्टेटमेंट्स। सो 1 and 3, C इज योर करेक्ट आंसर। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऋग्वैदिक किंग। ऋग्वेद यानी कि अर्ली वैदिक पीरियड में किंग के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट्स इसमें से इनकरेक्ट हैं। तो इस पे नहीं जाएंगे, पहले हम स्टेटमेंट्स को एज सच देखते हैं। इन ऋग्वैदिक पीरियड द किंग्स पोस्ट वाज स्ट्रिक्टली हेरिडिटरी, नॉट नेसेसरली। कई बार जो सभा या जो असेंबली होती थी वो भी मिलके किंग को चूज कर लेती थी। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इट वाज नॉट स्ट्रिक्टली हेरिडिटरी। एंड सेकंड, दीज किंग्स एंजॉयड अनलिमिटेड पावर्स ऑन देयर सब्जेक्ट्स। ये स्टेटमेंट भी गलत है। बहुत सारी ऐसी बॉडीज थी जो किंग की पावर पे चेक लगाने के लिए होती थी, जैसे कि सभा, समिति, इस तरह की बॉडीज जो हैं दे एक्टेड एज अ चेक ऑन द पावर ऑफ द किंग्स। तो अनलिमिटेड पावर तो नहीं होती थी। अब इसमें आपको पूछा हुआ है इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। अब देखो, अगर आप इसको करेक्ट पढ़ लेते गलती से तो आप नाइदर 1 nor 2 आंसर मार्क कर देते, जबकि सही आंसर क्या है, दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं। तो इनकरेक्ट है बोथ 1 and 2, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि ये क्लासिक एग्जांपल है ऐसे क्वेश्चन की जिसमें आपको पता है कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं या गलत, लेकिन आपने ये वाला वर्ड अगर क्लियरली नहीं पढ़ा तो हो सकता है आप गलत आंसर मार्क कर दो। सो प्लीज बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। तो आंसर इज सी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। फिफ्थ क्वेश्चन, द साइंस ऑफ आइडोलेट्री। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लेटर वैदिक फेज। अब ये फिर से एक लेटर वैदिक फेज के ऊपर क्वेश्चन है। साइंस ऑफ आइडोलेट्री अपीयर ड्यूरिंग द लेटर वैदिक टाइम्स, यानी कि जो मूर्ति पूजा थी वो लेटर वैदिक पीरियड में उसके साइंस आने शुरू हुए। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। There was a strong reaction against priestly domination, rituals and cults towards the end of later Vedic phase. ये भी करेक्ट है। लेटर वैदिक पीरियड आते आते बहुत सारी ये जो दुष्प्रथाएं हैं शुरू हो गई थी, चाहे वो मूर्ति पूजा हो, चाहे वो प्रीस्टली डोमिनेशन हो, और उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस भी आनी शुरू हो गई थी। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। सो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? बोथ 1 and 2। तो इसका आंसर हो आपका सी। उसके बाद देखते हैं कुछ एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के क्वेश्चंस। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस as elements and compounds make up 97% of the mass of our bodies and are more than 95% of the mass of all living organisms. बिल्कुल करेक्ट है ये स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, राइट। उसके बाद these elements or mineral nutrients are always in circulation, moving unidirectionally from non-living to living components of the ecosystem, thereby helping the living components to survive. ये सारे components 97% अपनी बॉडीज का और 95% लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मास कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ये बिल्कुल सही है, लेकिन इनकी सर्कुलेशन जो है वो दोनों तरफ होती है, नॉन लिविंग से लिविंग में भी और लिविंग से नॉन लिविंग में भी, इसलिए ये यूनिडायरेक्शनल तो नहीं होते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाएगी। सो दिस दे मूव इन अ सर्कुलर फैशन, यानी कि नॉन लिविंग से लिविंग में भी और लिविंग से नॉन लिविंग में भी, दोनों तरह से ये साइकिल्स जो है, न्यूट्रिएंट साइकिल्स और ये जो साइकिल्स है ये मूव करते हैं। तो यूनिडायरेक्शनल नहीं है ये। सो सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन पूछ रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो ओनली 2 विल बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? हाउ मेनी? पहली देखते हैं, न्यूट्रिएंट साइकिल इज अ कॉन्सेप्ट दैट डिस्क्राइब्स हाउ न्यूट्रिएंट्स मूव फ्रॉम फिजिकल एनवायरनमेंट टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड सब्सिक्वेंटली रिसाइकल्ड बैक। एक साइकिल क्या होता है न्यूट्रिएंट्स का, कि नॉन लिविंग से लिविंग वर्ल्ड में वो कैसे गए और लिविंग से नॉन लिविंग में वापस कैसे आए। सो दिस इज अ न्यूट्रिएंट साइकिल, जो कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट है।
न्यूट्रिएंट साइकिल इज टिपिकली स्टडीड इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि कार्बन न्यूट्रिएंट साइकिल स्टडी कर सकते हैं हम, नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट साइकिल, राइट। तो यस, इट इज इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। ईच न्यूट्रिएंट इन एन एनवायरनमेंट हैज इट्स ओन पैटर्न ऑफ साइक्लिंग। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, इसलिए हर न्यूट्रिएंट का जो साइक्लिंग का पैटर्न है वो अलग अलग होता है। थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। Among the most important nutrient cycles are carbon nutrient cycle and nitrogen nutrient cycle. ये भी सही है। अब हम ये कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट वाले ये वाले हैं। नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट साइकिल इसलिए बिकॉज ऑफ द टोटल एनवायरमेंटल कॉम्पोजिशन 78% इज ऑक्यूपाइड बाय नाइट्रोजन, तो ये बहुत ओवरवेलमिंगली मेजॉरिटी में है ये न्यूट्रिएंट। और दूसरा कार्बन जो है, कार्बन से हर चीज बनी हुई है, डीएनए से लेकर रॉक्स तक, रॉक्स से लेकर एनवायरनमेंट का हर कंपोनेंट कार्बन से बना हुआ है, तो इन दोनों को हम सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट साइकिल्स कह सकते हैं। तो उस अकॉर्डिंग चारों स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं, सो ऑल 4 इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। चूज द incorrect statement. A perfect nutrient cycle is one in which nutrients are replaced as fast they are utilized. किसी भी न्यूट्रिएंट साइकिल की परफेक्शन उस चीज से जज होती है कि जितनी जल्दी उसके न्यूट्रिएंट्स यूटिलाइज हो गए उतनी ही जल्दी वो दोबारा से रिप्लेस कर दिए जाएंगे उसी न्यूट्रिएंट से। सो दैट इज अ परफेक्ट न्यूट्रिएंट साइकिल, करेक्ट है ये। उसका ऑपोजिट इम्परफेक्ट न्यूट्रिएंट साइकिल क्या होगा? इन विच सम न्यूट्रिएंट्स आर लॉस्ट फ्रॉम द साइकिल, मतलब 100% यूटिलाइज नहीं हो पाए, कुछ न्यूट्रिएंट साइकिल में से लॉस्ट हो गए ड्यूरिंग द प्रोसेस, तो ये भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट, मोस्ट गैसियस साइकिल्स आर जनरली कंसिडर्ड एज इम्परफेक्ट साइकिल्स। देखिए गैसियस साइकिल्स में ऐसा होता है कि न्यूट्रिएंट्स बहुत जल्दी रिप्लेस हो जाते हैं जब जैसे ही वो यूटिलाइज होते हैं, चाहे वो न्यूट्रिएंट साइकिल नाइट्रोजन साइकिल है, चाहे वो कार्बन साइकिल है। तो गैसियस साइकिल्स आर यूजुअली परफेक्ट साइकिल्स, नॉट इम्परफेक्ट साइकिल्स। ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। गैसियस साइकिल्स आर कंसिडर्ड परफेक्ट साइकिल्स। तो स्टेटमेंट 3 अब यहां पे पूछा हुआ है इनकरेक्ट, तो 3 ओनली वुड बी द आंसर। तो बहुत ही ट्रिकी कई बार ये एमसीक्यूज हो सकते हैं, एक एक वर्ड यहाँ पे मैटर कर रहा है। देखिए इम्परफेक्ट, परफेक्ट, गैसियस यहाँ पे मैटर कर रहा है। अगर यहाँ गैसियस की जगह सेडिमेंट्री होता तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती, बिकॉज सेडिमेंट्री साइकिल्स आर जनरली इम्परफेक्ट साइकिल्स, क्योंकि उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट हो जाते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस। लेकिन गैसियस साइकिल्स आर परफेक्ट साइकिल्स बिकॉज द न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेस्ड एज फास्ट एज दे आर यूटिलाइज्ड। तो एक एक वर्ड, की वर्ड्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, और हर सब्जेक्ट के कीवर्ड्स अलग अलग होते हैं। एज वी प्रिपेयर वी गेट टू नो अबाउट दैम। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। फर्स्ट, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द रेजर्वॉयर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ साइकिल्स, गैसियस एंड सेडिमेंट्री। कि किस रिजर्वॉयर से वो चीज डिराइव हो रही है, क्या वो गैसेस एक रिजर्वॉयर से आ रही हैं या वो सेडिमेंट्स डिराइव हो रहे हैं। सो गैसियस एंड सेडिमेंट्री, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद सेडिमेंट्री साइकिल में, in sedimentary cycle the reservoir is the atmosphere or hydrosphere, okay. In gaseous cycle the reservoir is the earth's crust. Actually it is the opposite. किसी भी sedimentary cycle में जो reservoir है वो अर्थ की क्रस्ट होती है, क्योंकि वहां से वो सारे के सारे सेडिमेंट्स डिराइव होते हैं। जबकि जो गैसियस साइकिल होते हैं वो अपने reservoir, अपनी गैसेस जो है वो कहां से डिराइव कर रहे हैं? एटमॉस्फेयर से, जैसे कि फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन साइकिल, या फिर हाइड्रोस्फीयर से, यानी कि वाटर बॉडीज से। तो यहाँ पे बेसिकली स्टेटमेंट में सेडिमेंट्री और गैसियस दोनों का मीनिंग इंटरचेंज कर दिया है, तो स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट हो जाती है। तो करेक्ट स्टेटमेंट इज ओनली 1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। Carbon is a major constituent of the atmosphere
एज कंपेयर टू ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। देखिए नाइट्रोजन जो है ये ऑलमोस्ट 78% हमारे एटमॉस्फेयर का कॉन्स्टिट्यूट करती है और ऑक्सीजन अनदर ऑलमोस्ट 20%। तो ये दोनों अगर मिला ले तो ही 99% के करीब ये पूरे एटमॉस्फेयर को कॉन्स्टिट्यूट करती है। तो यहाँ पे जो मेजर वर्ड है दैट साउंड्स इनकरेक्ट। कार्बन है कंस्टिट्यूएंट एटमॉस्फेयर का लेकिन माइनर कंस्टिट्यूएंट है, मेजर नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो इनकरेक्ट है। सेकंड, इट इज द एलिमेंट, यानी कि किस एलिमेंट की बात करें, कार्बन की। इट इज द एलिमेंट दैट एंकर्स ऑल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस फ्रॉम कोल एंड ऑयल टू डीएनए। बिल्कुल सही है, सब कुछ कार्बन से ही बना हुआ है, चाहे वो ऑयल हो, कोल हो या फिर हमारा डीएनए हो। तो करेक्ट स्टेटमेंट इज सेकंड ओनली, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से, एंड एज यू कैन सी एवरी कीवर्ड मैटर्स हियर, एवरी कीवर्ड मैटर्स हियर। तो क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट है, इट्स अ सेमी साइंटिफिक सब्जेक्ट, इसलिए इसमें कीवर्ड्स का रोल और ज्यादा बढ़ जाता है। नाउ लेट्स डिस्कस द पॉलिटी क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू प्रोविजंस रिगार्डिंग सिटीजनशिप। सिटीजनशिप के रिगार्डिंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? पहली, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आइडेंटिफाइज ओनली द पर्सन्स हु बिकेम सिटीजन्स ऑफ इंडिया एट इट्स कमेंसमेंट एंड नॉट सब्सिक्वेंट टू दैट। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिख दिया गया था कि 26 जनवरी 1950 को इन कैटेगरीज के लोग हैं जो कि इंडिया के सिटीजन होंगे, लेकिन अगर इससे सब्सिक्वेंट किसी ने इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर करनी है या छोड़नी है तो उसके लिए पार्लियामेंट अलग से लॉ बना देगी। सो कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डील विद the acquisition and giving up of citizenship after the constitution came into picture। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। Second, a person shall not be a citizen of India if he or she has voluntarily acquired the citizenship of any foreign state। ये भी करेक्ट है क्योंकि इंडिया में डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो अगर जैसे ही आप किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर करते हो, आपकी इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली चली जाती है। थर्ड, बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स हैव द पावर टू मेक प्रोविजंस रिगार्डिंग सिटीजनशिप। पार्लियामेंट के पास ये पावर है लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास ये पावर नहीं है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू मेक अ लॉ रिगार्डिंग सिटीजनशिप। क्यों? क्योंकि सिटीजनशिप एज अ सब्जेक्ट फॉल्स अंडर द यूनियन लिस्ट इन द 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, और सिटीजनशिप का जो टॉपिक है वो यूनियन लिस्ट में फॉल करता है। इसका मतलब सिर्फ पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो उस पर लॉ बना सकती है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। करेक्ट स्टेटमेंट इज 1 and 2 ओनली। तो 11 का आंसर हो गया बी। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। इन इंडिया ऑल सिटीजन्स irrespective of the state in which they are born or reside enjoy the same political and civil rights। अब जब हम सिविल और पॉलिटिकल राइट्स की बात कर रहे हैं यानी कि हम फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स यानी पार्ट 3 की बात कर रहे हैं। तो ऑल द सिटीजन्स, चाहे वो कहीं भी पैदा हुए हो या कहीं रहते हो, दे एंजॉय द सेम सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ऑल ओवर द कंट्री एंड नो डिस्क्रिमिनेशन इज मेड बिटवीन देम। बिल्कुल ठीक है। हाउएवर, इसमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी जरूर होंगी, बिकॉज नो राइट इज एब्सोल्यूट। देयर आर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इन एवरी राइट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। तो यानी कि ये जो जनरल रूल है एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन का, इसकी एक्सेप्शंस कौन कौन से आर्टिकल्स में मेंशन्ड है? आर्टिकल 15 टॉक्स अबाउट एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक प्लेसेस, जैसे कि बेदिंग घाट्स, वेल्स, टैंक्स एक्सेट्रा, और इसके अलावा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी। आर्टिकल 16 बात करता है एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन फॉर लेट अस से एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 talks about
अनटचेबिलिटी, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अब इसमें सिटीजनशिप का होना ना होना शुड नॉट मैटर, तो अनटचेबिलिटी वाले में तो ऐसा कोई जनरल रूल अप्लाई नहीं होता जो कि सिटीजनशिप के बेसिस पे हो, जो कि बर्थ और रेजिडेंस के अकॉर्डिंग हो। आर्टिकल 19 में अगेन बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए बी सी डी ई बहुत सारे आते हैं, जिनमें सिटीजन्स के साथ इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल कोई एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया है जहां पे किसी सिटीजन को जाने से मना किया जा सकता है। इसकी एक एग्जांपल है, सो देयर कैन बी एरियाज दैट आर forbidden where other citizens cannot go. For example, सुप्रीम कोर्ट ने अंडमान निकोबार आइलैंड्स में जरावा ट्राइब और सेंटिनलीज ट्राइब वाले एरियाज में बाकी सिटीजन्स को जाने से मना किया हुआ है, इट इज फॉरबिडन। तो दिस इज अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। तो आर्टिकल 19 भी करेक्ट है, 16 भी करेक्ट है, 15 भी करेक्ट है, लेकिन आर्टिकल 17 जो कि अनटचेबिलिटी की बात करता है, ये इस रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन को नहीं मानता। हेंस 1, 2 एंड 4 इज योर करेक्ट आंसर। उसके बाद आते हैं आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सिटीजनशिप एक्ट 1955। अब इनिशियल प्रोविजंस तो कॉन्स्टिट्यूशन ने दे दी, अब सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो है ये पार्लियामेंट ने बनाया सब्सिक्वेंट सिटीजनशिप को एक्वायर करने और गिव अप करने की प्रोविजंस डिटेल में करने के लिए। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? द चिल्ड्रन ऑफ फॉरेन डिप्लोमैट्स बोर्न इन इंडिया कैन एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप बाय बर्थ। बिल्कुल भी नहीं, ये एक एक्सेप्शन है। फॉरेन डिप्लोमैट्स जो कि इंडिया में पोस्टेड हैं, अगर यहाँ पे उनके कोई चाइल्ड बॉर्न होता है तो वो इंडियन सिटीजनशिप बाय बर्थ एक्वायर नहीं कर सकता है। थ्रू अदर मीन्स दे कैन एक्वायर सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, बट नॉट बाय बर्थ। तो ये स्टेटमेंट गलत है। Second, when a person renounces his Indian citizenship, every minor child of that person also loses Indian citizenship. किसी ने अपनी मर्जी से citizenship renounce कर दी है, छोड़ दी है, तो उसके minor children भी automatically Indian citizenship lose कर देते हैं। ये correct है। अगर यहाँ पे majors होते तो ये गलत हो जाती, क्योंकि if you are an adult, then you are supposed to take your own decisions and your parents' decisions are not binding upon you. तो second statement correct है। तो कौन सी स्टेटमेंट्स इसमें करेक्ट है? 2 ओनली। अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955, इसी एक्ट के अंदर किन किन तरीकों से सिटीजनशिप ली जा सकती है, सिटीजनशिप एक्वायर की जा सकती है? अगर कोई इंडिया में ही पैदा हुआ है बाय बर्थ, अगर किसी ने रजिस्टर किया है खुद को कि मुझे सिटीजनशिप चाहिए बाय रजिस्ट्रेशन, अगर किसी के मदर फादर दोनों या दोनों में से कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया था एट द टाइम ऑफ हिज और हर बर्थ, यानी कि उस बच्चे के बर्थ के वक्त अगर उसके माता पिता में से कोई एक भी भारत का सिटीजन था, तो डिसेंट से चली आ रही है सिटीजनशिप, तो बाय डिसेंट वो सिटीजन बन जाएगा। अगर कोई ऐसी टेरिटरी है जो इंडिया ने एक्वायर की है, तो उस टेरिटरी में रहने वाले सारे लोगों को भी सिटीजनशिप मिल जाएगी बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। एंड फिफ्थ, बाय नेचुरलाइजेशन। एक क्राइटेरिया मेंशन्ड है सिटीजनशिप एक्ट 1955 में कि अगर कोई इतने पर्टिकुलर सालों तक भारत में रहा है तो वो नेचुरलाइज हो गया है भारत के अकॉर्डिंग, तो उसे नेचुरली कैन एक्वायर सिटीजनशिप, सो बाय नेचुरलाइजेशन। तो ये पांचों तरीके सिटीजनशिप एक्ट में दिए हुए हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है? 1, 2, 3, 4, 5 सारे के सारे तरीके सिटीजनशिप एक्ट में मेंशन्ड है। उसी तरह सेम सिटीजनशिप एक्ट में कौन कौन से तरीके हैं जिनसे एक पर्सन सिटीजनशिप को लूज कर सकता है, उसकी सिटीजनशिप उससे ली जा सकती है? बाय टर्मिनेशन, बाय रिनंसिएशन, बाय डेप्रिवेशन। बाय टर्मिनेशन का मतलब है कि लेट अस से उसकी सिटीजनशिप टर्मिनेट कर दी जाती है। लेट अस से एक सिटीजन है, उसने किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर कर ली है, तो उसकी जो इंडिया की सिटीजनशिप है वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी, दैट इज टर्मिनेशन। रिनंसिएशन का मतलब कि उसने खुद ही रिनाउंस कर दी इंडिया की सिटीजनशिप कि मुझे नहीं चाहिए, लिख के दे दिया
एंड दैट इज रिनंसिएशन। डेप्रीवेशन का मतलब होता है कि दैट पर्सन डज समथिंग जिसकी वजह से गवर्नमेंट कंपल्सरीली उसकी सिटीजनशिप ले लेती है, दैट इज बाय डेप्रीवेशन, उसको डिप्राइव कर दिया जाता है। ये तीनों ही तरीके सिटीजनशिप एक्ट 1955 में मेंशन्ड है। तो करेक्ट आंसर इज ऑल थ्री, 1, 2 एंड 3। तो ये थे कुछ हमारे पॉलिटी के एमसीक्यूज। उसके बाद हम थोड़ा सा ज्योग्राफी पे नजर मारते हैं। दिस क्वेश्चन इज अबाउट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। So which of the following are the evidences of continental drift theory given by Alfred Wegener? कौन कौन से इसमें से evidences हैं? करेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है। सबसे पहले तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हमें थोड़ा सा पता है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट यानी कि आज की डेट में हम जब वर्ल्ड मैप को देखते हैं तो जो सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये सारे के सारे कभी एक सिंगल लैंडमास का पार्ट होते थे जिसको हम कहते थे पैंजिया। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये पैंजिया जो है ब्रेकअप हुआ और ये सारे के सारे लैंड मासेस फ्लोट करते हुए, तैरते हुए, ड्रिफ्ट करते करते वहां पे पहुंचे हैं जहां ये आज है। तो कभी ये एक सिंगल लैंडमास का पार्ट होते थे जिसको हम कहते हैं पैंजिया। तो ये एक थ्योरी है, हमें 100% श्योर नहीं है कि ये सही है या नहीं, लेकिन इसके फेवर में जो एविडेंस है वो इनमें से कौन कौन से करेक्ट है। पहला, रॉक्स ऑफ सेम एज अक्रॉस द ओशंस। फॉर एग्जांपल अगर हम अफ्रीका की वेस्टर्न कोस्ट को देखें और साउथ अमेरिका की ईस्टर्न कोस्ट को देखें तो वहां पे जो रॉक्स मिलती हैं हमें वो सिमिलर एज की मिलती हैं। तो रॉक्स ऑफ सेम एज अक्रॉस द ओशंस, यस, दिस इज एन एविडेंस। सेकेंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स ऑफ मीजोसॉरस। तो फॉसिल्स भी हमें अक्रॉस डिफरेंट लैंड मासेस एक तरह के मिलते हैं, दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट एविडेंस। पेलियोमैग्नेटिज्म। पेलियोमैग्नेटिज्म का मतलब होता है कि जब हम रॉक्स की स्टडी करते हैं, साइंटिफिक स्टडी करते हैं, तो उसमें कुछ मैग्नेटिक मिनरल्स हैं जो ये शो करते हैं कि जैसे जैसे, बेसिकली देयर इज अ थ्योरी कॉल्ड सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग क्रस्ट में जो फ्लोर है वो नया बनता है। तो जैसे जैसे जो नई क्रस्ट है वो ट्रेंचेस से दूर जाती रहती है और जो दूर वाली क्रस्ट है दैट इज ऑफ ओल्डर कार्बोनिक पीरियड, whereas the one newly formed close to the trench is of a close to the ridge, is that of a new relatively new carbon period. तो पैलियोमैग्नेटिज्म यानी कि अगर हम मैग्नेटिक मिनरल्स को स्टडी करते हैं तो भी ये बात हमें पता चलती है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी सही थी। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एंड देन टिलाइट एंड प्लेसर डिपॉजिट्स, ये भी अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स हमें सिमिलर कॉम्पोजिशन और एज के मिलते हैं। तो इसका मतलब सारे के सारे ये सही एविडेंस हैं जो कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के फेवर में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, यहां पे हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है, राइट? इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें यहां पे चूज करनी है। पोल फ्लीइंग फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड वेगनर। अब यहां पे भी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की ही बात हो रही है। तो इस थ्योरी में एल्फ्रेड वेगनर के अकॉर्डिंग ये जो कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट किए, ये कोई फोर्स इस पे लगी होगी। तो कौन सी फोर्स लगी? तो पहली स्टेटमेंट है पोलर फ्लीइंग फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स अकॉर्डिंग टू वेगनर। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। पोलर फ्लीइंग फोर्स की वजह से पोल्स नॉर्थवर्ड मूवमेंट जो है कॉन्टिनेंट्स की हुई। सेकंड, कोरियोलिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेस्टवर्ड मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स। कोरियोलिस फोर्स नहीं, इनफैक्ट टाइडल फोर्स अकॉर्डिंग टू हिम वाज रिस्पॉन्सिबल। टाइडल फोर्स होती है कि जैसे अर्थ, मून और सन, तो मून और सन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पे एग्जर्ट हो रही है उसकी वजह से टाइड्स आती हैं, राइट? जैसे कि हाई टाइड, लो टाइड, तो उसकी वजह से जो फोर्स एग्जर्ट होती है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेस्टवर्ड मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स अकॉर्डिंग टू वेगनर। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाती है क्योंकि कोरियोलिस नहीं, टाइडल फोर्स को वो रिस्पॉन्सिबल मानते थे। हेंस इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी हुई है अब आपसे, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 ओनली। सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18,
Which of the following are the properties of basic magma? मैग्मा यानी कि जो अर्थ के अंदर मॉल्टन रॉक्स होती हैं, उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं? सबसे पहली, हाई टेम्परेचर एंड लो विस्कोसिटी। बिल्कुल ठीक है, बहुत हाई टेम्परेचर होता है, विस्कोसिटी बहुत ही कम विस्कस वो होती है। फॉर्मेशन ऑफ बेसाल्टिक शीट ऑन द कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स के ऊपर जो भी बेसाल्टिक लावा की शीट जो बिछी हुई है, दैट इज बिकॉज ऑफ द कॉन्क्रीटाइजेशन एंड कूलिंग ऑफ मैग्मा। ये भी करेक्ट है। सिलिका कंटेंट बहुत कम होता है मैग्मा में, दैट इज ऑल्सो ट्रू, और इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो एक्चुअली सारे के सारे ही जो है वो बेसिक मैग्मा की प्रॉपर्टीज हैं। हमें पता है कि ये एस्थीनोस्फीयर के लोअर पार्ट से निकलता है, इसलिए इसकी विस्कोसिटी कम होती है, डेंसिटी ज्यादा होती है, सिलिका कम होता है, ये सारे इसकी वजह से होते हैं। दिस कम्स फ्रॉम द लोअर लेयर्स और लोअर पार्ट्स ऑफ एस्थीनोस्फीयर। तो डी इज योर करेक्ट आंसर। उसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब ये तीन स्टेटमेंट्स किस फीचर के बारे में कही गई हैं? बैथोलिथ, लैकोलिथ, गुयोट्स या फिर नन ऑफ द अबव? तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स किस चीज के हैं? इट इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ दो सबमर्ज्ड अंडर द ओशियनिक वाटर्स। ठीक है जी, ये सबसे लंबी माउंटेन चेन है, लेकिन ये समुद्र के नीचे है। ओके, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेंट्रल रिफ्ट सिस्टम एट द क्रेस्ट, fractionated plateau and flank zone all along its length. Okay, the rift system at the crest is the zone of intense volcanic activity. अब ये तो वैसे पहली स्टेटमेंट पढ़ के ही क्लियर हो जाना चाहिए that they are talking about mid oceanic ridge. तो ओशन के नीचे बिल्कुल बॉटम पे सेंटर ऑफ द ओशन में मिड ओशनिक रिज है, विच इज लाइक अ माउंटेन चेन एट द बॉटम ऑफ द ओशन। इसके बारे में ये सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ये लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन है, सरफेस ऑफ द अर्थ पे है और अंडर द ओशनिक वाटर्स है। इसमें सेंट्रल रिफ्ट सिस्टम है, ये सारी बातें जो है वो करेक्ट है। सो मिड ओशनिक रिज इज द करेक्ट आंसर, लेकिन वो तो यहाँ पे है नहीं, सो नन ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर बिकॉज इट इज मिड ओशनिक रिज, और यहाँ पे इंटेंस वॉल्केनिक एक्टिविटी भी होती है। फाइनली क्वेश्चन नंबर 20, consider the following statements. The ocean crust rocks are much younger than the continental rocks. इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये हमें बताना है। ओशन क्रस्ट रॉक्स आर मच यंगर देन द कॉन्टिनेंटल। अच्छा, ओशन क्रस्ट की रॉक्स जो है वो यंगर होती है कॉन्टिनेंटल रॉक से, बिल्कुल सही है। तो मैंने आपको बताया कि कैसे जब हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग की बात करते हैं, आई थिंक दिस इज अ क्वेश्चन ऑन सी फ्लोर स्प्रेडिंग ओनली। तो जैसे हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग की बात करते हैं, तो जब सी फ्लोर स्प्रेड हो रहा है तो ओशन में जो क्रस्ट है वो नई क्रस्ट है, और जो कॉन्टिनेंट्स में क्रस्ट है वो बहुत पुरानी है एज कंपेयर टू दैट। अगर इनकी कार्बन डेटिंग करें तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। द एज ऑफ द रॉक्स इंक्रीजेज एज वन मूव्स अवे फ्रॉम द क्रेस्ट ऑफ द मिड ओशनिक रिज टू ट्रेंच। लेट अस से अगर हम एक ओशन की बात करते हैं, दिस इज एन ओशन, लेट अस से यहाँ पे पानी भरा हुआ है, तो यहाँ पे अगर कोई ओशन के बॉटम पे इस तरह से हमें ट्रेंच दिख रही है, वैसे ट्रेंच इज यूजुअली क्लोज टू द मार्जिन्स, तो लेट अस से कि यहाँ पे एक ट्रेंच है और यहाँ पे हमें एक क्रेस्ट दिख रही है, समथिंग लाइक दिस। तो ये जो ट्रेंच है और यहाँ पे क्रेस्ट है, तो अब स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। द एज ऑफ द रॉक्स इंक्रीजेज एज वन मूव्स अवे फ्रॉम क्रेस्ट ऑफ द मिड ओशनिक रिज टू ट्रेंच। तो यहाँ पे नई क्रेस्ट, नई जो रॉक्स हैं वो बन रही हैं और वो इस तरफ को मूव कर रही हैं अवे फ्रॉम इट। तो ट्रेंचेस में सबसे पुरानी हमें रॉक्स मिलती हैं और क्रेस्ट पे सबसे नई मिलती हैं। सो द एज ऑफ द रॉक्स इंक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम क्रेस्ट टू ट्रेंच, करेक्ट स्टेटमेंट है ये। Arthur Holmes studied the sea floor and gave sea floor spreading theory. Sea floor spreading theory actually Harry Hess ने दी थी, तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो इसमें हमें इनकरेक्ट बतानी है।
इनकरेक्ट है थर्ड वाली, सो सी ओनली इज द करेक्ट आंसर। थोड़े से साइंस के क्वेश्चंस हम देखते हैं अब। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, जिसमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स जो है वो बतानी है। Prokaryotic organisms are those whose cell lacks nuclear membrane. Now, prokaryotic organisms are essentially single-celled organisms. Now, if they are single-cell organisms, they lack nuclear membrane and other organelles. तो ये statement जो है आपकी correct है. They lack cell nuclear membrane because they are single-celled organisms. Second, prokaryotes are unicellular. बिल्कुल ठीक है, अभी हमने यही देखा. सिंगल सेल मीन्स यूनिसेलुलर, एक ही बात होती है, करेक्ट है। ऑल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया इन द वर्ल्ड कैन बी क्लासिफाइड एज प्रोकैरियोट्स। बैक्टीरिया एसेंशियली सिंगल सेल्ड होते हैं, सो थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो 1, 2 एंड 3 तीनों आपकी करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएंगी। 22nd क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 5 किंगडम्स की जो क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग बैक्टीरिया बिलोंग्स टू किंगडम मोनेरा अंडर दिस क्लासिफिकेशन। बिल्कुल करेक्ट है ये। इनफैक्ट बैक्टीरिया इज द सोल ऑक्यूपेंट ऑफ किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में सिर्फ बैक्टीरिया ही आता है, तो ये सही है। सेकंड, ऑल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉफ्स। देखिए, जब भी जनरली साइंस में स्पेशली कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट आती है तो वो गलत हो सकती है। जैसे यहाँ पे लिखा है ऑल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉफ्स, नॉट नेसेसरली। सम टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफ्स एज वेल। फॉर एग्जांपल, ब्लू ग्रीन एल्गे। ब्लू ग्रीन एल्गे जो है ये ऑटोट्रॉफ्स हैं, ये अपना खाना खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। सो सेकंड स्टेटमेंट इज not correct. Which of the following statements are correct? Only one. तो 22nd का आंसर हो जाएगा आपका A। उसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फंजाई। फंजाई के बारे में इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है? इट इज अ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो प्रोकैरियोटिक यानी कि जो सिंगल सेल्ड होता है, यूकैरियोटिक इज द ऑपोजिट ऑफ दैट। तो बिल्कुल करेक्ट है, फंजाई आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। सेकंड, फंजाई इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब ये दोनों स्टेटमेंट्स कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, या तो वो यूनिसेलुलर होंगे या यूकैरियोटिक होंगे। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। फंजाई इज नॉट अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इट्स अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। थर्ड, फंजाई कैन बी बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। नो, दिस इज इनकरेक्ट। फंजाई कैन नॉट बी बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी हुई? करेक्ट स्टेटमेंट इज 1 ओनली। तो 23 का आंसर हो गया आपका 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर नॉट पार्ट ऑफ द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटाकर। इनमें से कौन सा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं आते? सबसे पहले ब्लू ग्रीन एल्गे। ब्लू ग्रीन एल्गे आर अ पार्ट ऑफ दिस a part of kingdom Monera because it's a bacteria, so it is a part of kingdom Monera. Viruses किसी kingdom classification में नहीं आते। Lichens भी किसी kingdom classification में नहीं आते because ये दो organisms को मिला के बने होते हैं। Diatoms they come under kingdom Protista। तो diatoms करेक्ट है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा choose the correct. How is this possible? 1 and 4 should be the answer. अच्छा, ऊपर not लिखा हुआ है, so which of the following are not part of the 5 kingdom classification? तो correct answer है, not वाले हैं 2 and 3। तो 2 and 3, C is your correct answer, right? तो कई बार इस तरह से आपको हो सकता है, बट इफ योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर देन ऑफ कोर्स यू कैन रीड द क्वेश्चन अगेन। जैसे अभी मुझे कंफ्यूजन हो गई थी कि 1 and 4 यहाँ पे ऑप्शंस में क्यों नहीं है, बट देन 2 and 3 है, सो मे बी आई डिड नॉट रीड द नॉट वर्ड केयरफुली, समटाइम्स दैट हैपेंस। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा अगेन साइंस का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? वायरसेस के ऊपर है ये क्वेश्चन।
कोविड-19 के बाद से वायरसेस कितने इंपॉर्टेंट हो गए हैं, काफी सारे क्वेश्चंस पिछले 2-3 साल में सारे एग्जाम में इनसे पूछे गए हैं। फर्स्ट इज वायरसेस आर ऑलवेज इनएक्टिव आउटसाइड द बॉडी ऑफ अ होस्ट। हमने देखा कि वायरस जब जैसे कि कोविड-19 है, जैसे ही उसको कोई होस्ट मिल जाता है इट स्टार्ट स्प्रेडिंग, तो दे आर ऑलवेज इनएक्टिव आउटसाइड द बॉडी ऑफ ए होस्ट, करेक्ट स्टेटमेंट है। वायरसेस डू नॉट हैव अ सेल वॉल बट अ सेल मेम्ब्रेन। अब देखो जो वायरसेस हैं दे आर एसेंशियली नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, दे डू नॉट कंटेन अ सेल। तो अगर सेल नहीं है तो सेल वॉल भी नहीं होगी, सेल मेम्ब्रेन भी नहीं होगी। So viruses do not have a cell wall but a cell membrane. No, it's a wrong statement. They are non-cellular. So this statement is incorrect. Lichens are generated out of symbiotic relationship between fungi and algae. This is correct. Symbiotic relationship का मतलब होता है कि दोनों एक दूसरे को पॉजिटिव इम्पैक्ट कर रहे हैं। जैसे कि फंजाई जो है ये एल्गे को शेल्टर प्रोवाइड कराएगा और एल्गी जो है ये फंजाई को फूड प्रोवाइड कराएगा। सो इट्स अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। द थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो इसमें सही आंसर आपका आ जाएगा 1 and 3। सेकेंड स्टेटमेंट इसमें गलत हो जाएगी, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस MCQ डिस्कशन। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, डू हिट द सब्सक्राइब बटन, डू प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी हम ये वीडियोस डालें आपको इसके नोटिफिकेशंस मिलती रहें। डेली हम ये एक MCQ डिस्कशन की वीडियो डालने वाले हैं, तो बी अटैच्ड विद अस, स्टे ट्यून्ड विद अस, वॉच दीज वीडियोस डेली एंड दिस इज द बेस्ट वे टू प्रिपेयर इन द लास्ट मिनट। सारे के सारे सब्जेक्ट्स प्रॉपर कंसेप्ट्स के साथ और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ डेली बेसिस पे आपके टच किए जा सकते हैं एंड दैट इज द पर्पस बिहाइंड स्टार्टिंग ऑफ दिस कोर्स। दैट इज ऑल। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। Thank you so much, Chetan Bharat Learning, for your support. The faculty is they're really experienced, Chetan sir and all the other faculties. I had a very good experience with CBL team. The mock interview was very helpful. Thank you, CBL. Thank you so much, CBL. अच्छा experience है. Thank you. Come to CBL for your HCS preparation. They have helped me through prelims, mains, and now interview.